मैंने बेरिलियम के बेरिलियम के कंपाउंड डिस्कस कर लिए। देखो बेरिलियम के कंपाउंड में दोबारा देख लेंगे एक बार। मैंने इनकी भी ब्रिज बॉन्डिंग डिस्कस कर दी है, किसके अंदर होता है किसके अंदर नहीं होता। जैसे BeF2, BeCl2, BeBr2, BeI2, फिर BeH2, BeMe2। ये इसके अलावा तो कोई नहीं है। हाँ, BeCl2 सिमिलर टू FeCl2। ये सब हमने डिस्कस कर BeCl2 सिमिलर टू FeCl2। तो ये हमने डिस्कस कर लिया सारा। अब स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस कर लिए। इसका स्ट्रक्चर हो गया, इन सबके सिमिलर है, चाहे डाइमर हो चाहे पॉलीमर हो, सिमिलर है बिल्कुल। इवन BeH2 भी सिमिलर है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। BH2 कंप्लीटली प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये भी डिस्कस कर लिया हमने। BeMe2 है ना, ये सब डिस्कस हो चुका है। हाँ, BeF2 ध्यान देना, BeF2 क्या BeF2 का डाइमर और पॉलीमर बनता है कि नहीं बनता? BeF2 का डाइमर और पॉलीमर बनता है सिर्फ कि नहीं पॉलीमर बनता? बनता है। हाँ, इसका सिर्फ पॉलीमर, इसका डाइमर नहीं बनेगा, सही ना। अब क्या जो इसका पॉलीमर बनेगा, विल इट बी सिमिलर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत यहाँ पे। अब विल इट बी सिमिलर टू BeCl2 और नॉट? बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक भी है इसके अंदर। इसका जो पॉलीमर बनेगा, इट इज नॉट सिमिलर टू BeCl2। तुम देखो बनाओगे सेम ऐसे ही, ध्यान देना इधर। BeF2, F F F F F F, ये चलेगा ऐसे। तुम कहोगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, यहाँ पे इसने दे दिए, ऊपर से मिल रहे हैं इसको, यहाँ इसने दे दिए, यहाँ इसने दे दिए। कोई डाउट तो नहीं है, ऐसे बनना चाहिए कि नहीं? सर स्ट्रिप के अंदर से टूट के पॉलीमर बन जाएगा दूसरी तरफ। हाँ हाँ बिल्कुल सही मुकुल। हाँ, इसमें देखो बनना तो ऐसी चाहिए, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है, जो छोटे एटम्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये बहुत छोटे एटम्स है, तुम्हें ध्यान है ना। तो इसमें जो बॉन्ड पेयर्स हैं काफी क्लोज आ जाते हैं इसके। याद आ गया बॉन्डिंग में हमने किया था ये। ओ है तो OH के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स O के पास होंगे, इनमें रिपल्शन ज्यादा, तो एंगल बढ़ जाता है, 104.5 डिग्री का आता है। इसी के नीचे H2S है। हालांकि रीजन दूसरा भी है, ड्रैगोज रूल, फिर भी ध्यान देंगे। H2S के अंदर S का साइज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी, बॉन्ड पेयर थोड़े दूर हो गए, आपस में रिपल्शन कम, एंगल सीधा हो जाता है 94 का। कुछ याद है कि नहीं? यस ये याद है कि नहीं तनिष्क? तो यस ऐसे O और F, ये इतने छोटे एटम्स हैं कि बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखना पसंद करते हैं। जब बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के पास रहेंगे, जैसे ऊपर वाले केस देखो, यहाँ पे बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास रहना रहेंगे। अगर अगर पास रहेंगे तो रिपल्शन ज्यादा होंगी कम होंगी? ज्यादा होंगी तो एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा। हाँ, तो एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा ना यहाँ पे, यहाँ एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा, यहाँ एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा, ऐसे ही इधर भी, नीचे भी देखो रिपल्शन, एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा कि नहीं? ये रिपल्शन ज्यादा होंगी तो इसलिए यहां से ये रिंग हो जाएगी ओपन, यहां से रिंग हो जाएगी ओपन, समझ गए कि नहीं? ये रिंग ओपन अप हो जाएगी इस तरीके से। तो और स्ट्रक्चर इसका जो आएगा ना, अगर तुम्हें ध्यान हो, BeF F BeF Be, क्या तुमने इस टाइप का स्ट्रक्चर कभी पढ़ा हुआ है? और हाँ तो किसका स्ट्रक्चर पढ़ा है ऐसा? तो सॉलिड स्टेट में कराता है SiO2 वगैरह का सेमीकंडक्टर में। परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही है विधि। एन ऐसा टाइप स्ट्रक्चर पी तुमने टाइप पढ़ा हुआ सेमीकंडक्टर है। में किया था। हाँ, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर तुमने पढ़ा हुआ है, और वो SiO2 का पढ़ा था। SiO2 का, सिलिकॉन में तो सारे एटम सिलिकॉन के ही थे ना, तो इसलिए मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ। सिलिकॉन के क्रिस्टल में सारे एटम सिलिकॉन के थे, सही है ऋषि? इसलिए उसको एग्जांपल ज्यादा बेटर नहीं माना जाएंगे आप। तो इसलिए मैंने एग्जांपल लिया, SiO2 टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन, ये वाला स्ट्रक्चर आएगा। ये है BeF2 का स्ट्रक्चर। कोई डाउट? BeF2 का पॉलीमेरिक फॉर्म में ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, नॉट लाइक दिस, ये गलत है। ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है ये गलत है, वो BeCl2 के लिए सही है, बट नॉट फॉर BeF2। कोई डाउट किसी को? तुम्हें ध्यान है ना, अगर मैं सेम अगर लूंगा ऐसा, SiO2 का स्ट्रक्चर नहीं याद है किसी को? SiO2 कर ले लो तुम, ऐसे ही सेम ऐसे ही बना दो SiO2 को, SiO2 को सेम ऐसे ही बना दो। हाँ, तो अगर SiO2 को भी सेम बना दोगे तो इसमें रिपल्शन होंगी कि नहीं? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन, ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा, तो इसलिए रिंग क्या हो जाती है? ओपन। ओपन। कोई डाउट?
नहीं क्लियर हुआ? BeF2 का स्ट्रक्चर शीट लाइक स्ट्रक्चर चलेगा ऐसे नीचे तक पूरा। तो ये BeF2 होल एंड का स्ट्रक्चर है, सिमिलर टू SiO2, सिमिलर टू SiO2। तो ये हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर जितने थे सारे डिस्कस कर लिए। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमने ब्रिज बॉन्डिंग के ना जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सब डिस्कस कर लिए, सही ना? वो सब डिस्कस कर लिया हमने यहाँ पे। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक बार जल्दी से ना इसका टेबल टेबल फॉर्म में बता देता हूँ, ताकि तुम कभी भूलो मत इस चीज को, ताकि तुम इसको भूलो मत कभी। तो टेबल फॉर्म में अगर मैं लूँ उसको, लास्ट लिया मैंने यहाँ पे पहले बेरिलियम के स्ट्रक्चर्स, और तुम्हें हाँ ऑब्जेक्टिव की फॉर्म भी कन्वर्ट कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में भी मैं कन्वर्ट कर लूंगा। तुम्हें डाइमर और पॉलीमर अगर बनता है तो उसमें हाइब्रिडेशन क्या होगी ये भी बता। देखो मैंने लिया जैसे बोरोन के कंपाउंड्स, बोरोन नहीं बेरिलियम स्टार्ट करें, बेरिलियम फिर बोरोन फिर एल्यूमिनियम, बेरिलियम कंपाउंड्स। इसमें ले लिया मैंने BeF2, BeCl2, BeBr2, BeI2, BeH2, BeMe2, और एक ले लेता हूं मैं सिमिलर लाइक दिस FeCl2, अगर तुम्हें याद हो तो FeCl2। एक और ले सकते हैं SnCl2, SnCl2, SnCl2 का भी ना, SnCl2 इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है कि नहीं? बताओ इसमें 10 इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है कि नहीं? बोलो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है कि नहीं? कनिष्क, नहीं ध्यान, वेदांत, 10 कौन से ग्रुप का चेक करो एक बार। यस सर है ना? 10 इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है यहाँ पे, क्योंकि ये कार्बन के ग्रुप का है। CCl2 होता मान लो तो CCl2 तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है ना, कार्बन उसके अंदर। ऐसे 10 भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, इसलिए इसमें ब्रिज बॉन्डिंग होगी इस तरीके से। ये रहा SnCl2, ये ना SnCl2, तो इसमें एक लोन पेयर होगा। SnCl2 दूसरा ले लो, मतलब इसके बाद 10 के 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। SnCl2, सही ना? SnCl2, SnCl2 ये ले लिया। अब ये Cl इसको लोन पेयर दे रहा है ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, ऐसे ये Cl इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। समझ आ रही बात कि नहीं है? यस तो इस तरह से चलेगा ये पूरा। ऐसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, पीछे Cl होगा कहीं से, ये आगे देगा इलेक्ट्रॉन्स। नहीं समझ आई बात? और पॉलीमर फॉर्मेशन हो गया SnCl2 का, और इसी का एक कंपाउंड और बनता है SnCl2 SnCl4। तो इस वजह से इसका परफेक्ट रीजन ये होगा, SnCl2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू SnCl4। SnCl2 का बॉइलिंग पॉइंट जो है, ये क्वेश्चन पूछते हैं SnCl2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है SnCl4 से, जबकि इसका मॉलिक्यूलर मास तो ज्यादा है, तब भी क्यों है? तो इसका रीजन ये है कि SnCl2 पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सही ना? SnCl2 पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए। नोट कर लिया क्या ये? ब्रिज बॉन्डिंग की वजह से SnCl2 का चेन लाइक स्ट्रक्चर है और पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ज्यादा होता है SnCl4 से। ये मैं हटा रहा हूं यहाँ से SnCl2। चलो अब जल्दी से बताएंगे यहाँ पे कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट, सही ना? इसका मोनोमर में तो तुम कर लोगे ना, इसका मोनोमर में हाइब्रिडेशन sp2s sp सॉरी, मोनोमर में हाइब्रिडेशन sp2s में बताने की जरूरत तो नहीं है। डाइमर इसका एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और हाइब्रिडेशन क्या होगी? पॉलीमर इसका एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, अगर एग्जिस्ट करता है तो हाइब्रिडेशन क्या होगी सेंट्रल एटम? ये क्वेश्चन हो गए बेरिलियम के कंपाउंड्स के लिए, ये बेरिलियम के कंपाउंड्स के लिए क्वेश्चन हो गए। और ऐसे ही हम किसके लिए करेंगे? बोरोन के कंपाउंड्स के लिए। BF3 बोरोन के कंपाउंड्स, BF3, BCl3, BBr3, BI3, BMe3,
यही तो ले लेते हैं। हालांकि इसमें मैं BeT3 भी कर सकता हूँ, BPH3 भी कर सकता हूँ, कोई जरूरत नहीं है, एक ही बात, एक ही तरीके के कंपाउंड्स है। फिर ऐसे ही एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स, एल्यूमिनियम कंपाउंड्स AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3, AlMe3, AlH3, Al, चलो ये मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ तुम्हें इसके बारे में। ये सारा डिटेल में डिस्कस कर लिया हमने यहाँ पे, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम कि नहीं? ये सब डिस्कस हो चुका है कि नहीं? बस लास्ट है यही, खत्म हो गया यहाँ पे ब्रिज बॉन्ड। देखो उधर बेरिलियम का फ्लोराइड डायमर तो इसका एग्जिस्ट करता है कि नहीं? फास्ट देंगे, एक बार आंसर डालो जल्दी से, देख करके फिर मैं तुम्हें बताता हूँ हो गए सर, क्या हो गया। हाँ क्वेश्चन हो गया। कर लिया सबने, कर हाँ लिया सर। क्वेश्चन? सबने कर लिया क्वेश्चन? चलो BeF2 डायमर इसका एग्जिस्ट करता है कि नहीं? नहीं सर। नो सर। हाँ, तो पॉलीमर sp3। किसी को कोई भी डाउट? FeCl2 का नहीं सर। डायमर एग्जिस्ट करता है, डायमर तो एग्जिस्ट करता है ना इसका, यस। सिमिलर टू BeCl2 था ना ये। तो अब इसके आंसर बोल दो जल्दी से, इसके आंसर बोल दो। हाइब्रिडेशन बोलो इसमें, डाइमर में sp2 और पॉलीमर में मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर sp3। सब में सिमिलर आ जाएगा कि नहीं? ये सब में सिमिलर आ जाएगा कि नहीं? यस सर। किसी को कोई डाउट? नहीं सर। नेक्स्ट अब BF3 वाले केस में, BF3 वाले केस ले लो। सर कोई भी नहीं होगा। BF3 वाले केस में इसका डाइमर पॉलीमर बनेगा नहीं, बैक बॉन्डिंग होती है। BCl3 का नहीं बनेगा, किस वजह से नहीं बनेगा डाइमर पॉलीमर? बैक बॉन्डिंग स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस, मेन रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस। BMe3 नहीं बनेगा सर। समझ गए कि नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। अब B की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Al, 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 Al। अब इसमें एक AlH3 और ले लेते हैं, AlH3। इसमें बताओ। हाँ AlF3, का तो नहीं बनेगा, वो आयनिक है। हाँ AlF3 में बोलो। नहीं बनेगा। हाँ क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आयनिक है, आयनिक। है ना, ये आयनिक है। AlCl3 सर दोनों बनेंगे। डायमर में बनेगा, हाइब्रिडेशन और पॉलीमर बनेगा। डायमर में एक, अब इसमें sp3 sp2 है, इसमें sp2 है ना, तो एक से बढ़ जाएगा यानी sp3, और इसमें मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन आ जाएगा sp3d2। बताया था ना ये। AlBr3 में, AlBr3 में सर सिर्फ डायमर बनेगा। डाइमर, डाइमर पॉलीमर तो नहीं बनेगा इसमें, ध्यान है कि नहीं? sp3 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 पॉलीमर बनना नहीं है इसमें। अब इसमें AlMe3 में डाइमर बन जाएगा कि नहीं? डायमर बनेगा। हाँ डाइमर बन जाएगा, पॉलीमर नहीं बनेगा, सही ना? डाइमर बन जाएगा इसमें, sp3 हो जाएगा, नो पॉलीमर। बस अकेला AlCl3 और क्या कहते हैं AlH3, AlH3 और AlCl3 डाइमर पॉलीमर दोनों बनाते हैं, डाइमर पॉलीमर दोनों बनाते हैं, बाकी सब डाइमर बनाते हैं, AlF3 कुछ नहीं बनाता। याद रहेगा कि नहीं? जैसे इसमें मैं GaCl3 भी लिख दूं, GaCl3 InCl3, तो दोनों क्या बनाएंगे? डाइमर, डाइमर दोनों का बनेगा, पॉलीमर नहीं बनेगा।
अकेला AlH3 डायमर पॉलीमर दोनों बनाएगा और एक AlCl3 डायमर पॉलीमर दोनों बनाएगा। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं सर। नो सर। देखो अब हमने यहाँ पे ब्रिज बॉन्डिंग खत्म कर लिया। ब्रिज बॉन्डिंग खत्म किया। मैं जल्दी से 2-3 पॉइंट बताऊंगा रिवाइज करवाने के लिए। ये खत्म हो चुका है पूरा। यहाँ पे आप कैसे रिवाइज करोगे कि देखो पहले आया बोरोन बेरिलियम का कंपाउंड। बेरिलियम का कंपाउंड सब बनाएंगे डाइमर भी पॉलीमर भी, जैसे BeF2 BeCl2 BbR2 BeI2 BeH2 BeMe2 सब बनाएंगे डाइमर भी पॉलीमर भी। इसको छोड़ करके BeF2 को जो सिर्फ पॉलीमर बनाएगा डाइमर नहीं बनाएगा, वो मैंने बता दिया बैक बॉन्डिंग की वजह से। सही ना, BeF2 में बैक बॉन्डिंग है, डाइमर नहीं बना पाएगा लेकिन पॉलीमर बनाएगा, ये बता दिया तुम्हें। और फिर मैंने बताया बोरोन के कंपाउंड बेरिलियम का, बोरोन के कंपाउंड कोई भी कुछ नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि साइज छोटा है इसका, स्टीरिक हिंड्रेंस होती है, तो इसलिए कोई भी कुछ नहीं बनाएगा BH3 को छोड़ करके। डाइमर बनेगा इसका डाइबोरेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट, डिटेल में डिस्कस कर लिया आपने। तो ये बता दिया। बोरोन का था एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स, एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स में दो को छोड़ करके AlH3 और AlCl3 को छोड़ करके सब डाइमर बनाएंगे। सब डाइमर बनाएंगे, पॉलीमर कोई नहीं बनाएगा। AlF3 कुछ नहीं बनाएगा। AlF3 जैसे जैसे हमारा BF3 था कुछ नहीं बना रहा था, ऐसे ही AlF3 भी कुछ नहीं बनाएगा क्योंकि वो आयनिक। समझ आया कैसे याद करना है? समझ आ गया कैसे याद करना है ये? यस सर। ये चीज थी इसके अंदर। अब देखो इधर, अब जैसे कंडीशंस क्या है ब्रिज बॉन्डिंग बनने के लिए? कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशंस फॉर ब्रिज बॉन्डिंग, कंडीशंस फॉर ब्रिज बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो बहुत सिंपल तरीका है, ये तीन याद रख लेना बस, जो एब्सेंट होने चाहिए ब्रिज बॉन्ड के लिए। BUS, ये तीन वर्ड याद रख लेना बस। बैक बॉन्डिंग एब्सेंट होनी चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होना चाहिए यानी नहीं होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, बताया था मैंने ये। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो बैक बॉन्ड ये ब्रिज बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। जैसे CH3 रेडिकल में, CH3 रेडिकल का मोनोमर क्या दो कार्बन से लिंक्ड होगा? नहीं होगा ना, तो इसमें कोई ब्रिज बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं। तीसरा, एस से क्या होगा? स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, स्टीरिक हिंड्रेंस एब्सेंट। जैसे BCl3 है, इसमें कोई भी डाइवर फॉर्मेशन नहीं होता है, स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। कोई डाउट? ये तीन चीजें क्या होनी चाहिए? एब्सेंट। बैक बॉन्ड बॉन्डिंग शुड बी एब्सेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड नॉट बी देयर, स्टीरिक हिंड्रेंस शुड नॉट बी देयर। ये तीन केसेस क्लियर हुआ है? अब ब्रिज बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कैसे? ब्रिज बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए दो केसेस बताए थे मैंने। एक तो लोन पेयर हो, लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा ये क्या बना देगा? कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड के थ्रू ब्रिज बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज बॉन्ड। ये आया फोर्थ। और ये किसके लोन पेयर किसके पास होना चाहिए? साइड एटम के पास। साइड एटम शुड हैव लोन पेयर, साइड एटम should have lone pair, should have lone pair। एग्जांपल AlCl, बेस्ट एग्जांपल AlCl, साइड एटम का लोन पेयर होना चाहिए। दूसरा, ब्रिज बॉन्ड फॉर्मेशन थ्रू 3C2E बॉन्ड, थ्रू 3C2E बॉन्ड, बनाना बॉन्ड फॉर्मेशन है ना, 3C2E बॉन्ड। लेकिन हर एक 3C2E बॉन्ड बनाना बॉन्ड नहीं होता, इसके थ्रू होता है। कोई डाउट? किसी को कोई नहीं डाउट? सर। तो इसके थ्रू होता है ना, इसके थ्रू होता है। दो तरीके हैं ब्रिज बॉन्ड बनने के, एक तो लोन पेयर के थ्रू जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर ब्रिज बॉन्ड बनाएगा, दूसरा बैक बॉन्डिंग के थ्रू जो 3C2E बॉन्ड के थ्रू ब्रिज बॉन्ड बनाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ये केसेस हो गए। और इसके अलावा फिर मैंने बताया डाइमर फॉर्मेशन में हाइब्रिडेशन विल इंक्रीज बाय 1 ऑर्बिटल, ये बताया हुआ है। डाइमर फॉर्मेशन में हाइब्रिडेशन विल इंक्रीज बाय 1 लोन पेयर, ध्यान है कि नहीं है? 1 ऑर्बिटल से हाइब्रिडेशन बढ़ जाती है, अभी बताया पीछे। बस केसेस कौन कौन से छोड़ने थे? CF3 रेडिकल लीविंग एक्सेप्ट CF3 रेडिकल, NO2 रेडिकल, ClO3 रेडिकल। याद आया कि नहीं है?
हाँ सर। मैंने ये बता दिया मैंने। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अगर BeCl2 है तो डाइमर में क्या हो जाता था, ये Sp है, डाइमर में हो जाएगा Sp2, डाइमर में क्या हो जाएगा Sp2। अगला AlCl3 लिया, ये Sp2 है, क्या हो जाएगा डाइमर में Sp3, और पॉलीमर में क्या आ जाएगा, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर रीच करेगा यानी Sp3, नहीं ना, समझे कि नहीं। ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन hybridization will depend upon maximum coordination number. In case of second period it is 4, whereas in case of third period it is 6. मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करेंगे। जैसे और एग्जांपल लिया ICl3 का ले लो, ICl3 अभी हाइब्रिडेशन क्या है इसकी, ICl3 में आयोडीन की, ICl3 में आयोडीन की हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d है, और जब इसका डाइमर बनता है I2Cl6 तो हो जाती है sp3d2, तो क्या हो जाएगी sp3d2 I2Cl6 के अंदर, जो कि प्लेनर मॉलिक्यूल है, जो कि क्या है प्लेनर मॉलिक्यूल, कोई डाउट। और कोऑर्डिनेशन नंबर जो बीच में H का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 1 होना चाहिए, लेकिन ब्रिज बॉन्डिंग में H का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाता है। कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर, कार्बन के 2 ही वैलेंसी जो है 4 होती है, 4 ही होनी चाहिए हमेशा, लेकिन ब्रिज बॉन्ड फॉर्मेशन में कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाती है, 5। तो अभी तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो गया ब्रिज बॉन्ड। अब इसमें क्वेश्चंस रह गए हैं, हालांकि मैंने क्वेश्चन बहुत सारे साथ साथ डिस्कस कर लिए हैं ब्रिज बॉन्डिंग के। तुम लोगों को समझ आ गया था कि नहीं, समझ आ गया यहाँ तक, ये खत्म हो गया यहाँ पे। हाँ, यहाँ तक केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट, केमिकल बॉन्डिंग मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। हाँ, जो कुछ रह गए टॉपिक्स वो मैं आगे जाकर S ब्लॉक, P ब्लॉक या हाइड्रोजन वगैरह में डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन जितना बताया ना ये मोर देन सफिशिएंट है। अब ध्यान से सुनेंगे लाइन कि अब 11th ऑफ सितंबर से नेम रिएक्शंस और डिस्टिंक्शंस अगर किसी को याद है, मैं 11th वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो ही तुम कुछ रिएक्शंस ऑर्गेनिक के अटेंड करोगे, और वो मतलब 10 से 12 घंटे का काम होगा। उस 10-12 घंटे के अंदर ना वो जो भी क्लासेस लगेगी, एक्चुअली मेरे को क्लासेस लेनी पड़ रही है, कुछ जो बच्चे जो है ना, जैसे जिनका एग्जाम है अभी 3 अक्टूबर को, उन्होंने कहा मेरे को कन्वर्जेंस रिपीट करा दो, तो वो इतना इंपॉर्टेंट, सोचो उनके 99.9 परसेंटाइल, 99.8 परसेंटाइल ऐसे ऐसे आए हुए हैं, वो बच्चे कह रहे हैं कि कन्वर्जेंस रिपीट करा दो। कन्वर्जेंस रिपीट कराना मतलब पूरे ऑर्गेनिक का 11th और 12th की सारी रिएक्शन, अराउंड 170-180 कन्वर्जेंस है, और मैं वो फास्ट कराऊंगा काम। लेकिन वो समझ तुम्हें तभी आएगा जब तुम्हें पहले से नेम रिएक्शंस और डिस्टिंक्शंस आते हो। नेम रिएक्शन मैंने पूरा ग्रुप में भेजा हुआ है, डिस्टिंक्शन मैं तुम्हें भेज दूंगा, अगर वो रटा पड़ा होगा तो ही मैं तुम्हें 11th वाले बच्चों को स्पेशली मैं तभी कराऊंगा, समझे कि नहीं। है इंपॉर्टेंट काम है, ये याद रखना कि 14 क्वेश्चन, 13 से 14 क्वेश्चन अगर ऑलरेडी के आए हैं, 15 क्वेश्चन तक भी आते हैं पेपर में, अगर तुम्हारे नीट में या फिर IIT मेंस एडवांस में, तो ये मानना कि 6 से 7 क्वेश्चन इन्हीं कन्वर्जन से होंगे। इतना इंपॉर्टेंट काम है, याद करने वाला बहुत सारा मैटर है उसके अंदर, लेकिन समझ के याद करोगे तो आराम से हो जाएगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे निकल जाएंगे। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, पूरी ऑर्गेनिक है इसके अंदर, 11th और 12th की सारी रिएक्शंस कवर होंगी उसके अंदर। और ये बस ये मैंने एक तरीका बना रखा है, ये बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा कहीं पे भी, ये तो मैंने तुम्हें एक तरीका बना रखा है कि सारी रिएक्शन तुम्हें याद हो जाएंगी, तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में। और हाँ, की रिएक्शन इससे ये कन्वर्ट करना है, अच्छा क्लोरोफॉर्म से तुम्हें 2 पेंटेनॉन बनाना है, क्लोरोफॉर्म से तुम्हें एस्टोफिनोन बनाना है, कैसे बनाएंगे सोचना पड़ेगा तुम्हें। लैक्टिक एसिड बनाना है, मेंडलिक एसिड बनाना है, ऐसे बहुत सारी है, 170-180 बना रखा है मैंने, सारी रिएक्शंस कवर्ड है, ऑलमोस्ट सारी रिएक्शंस कवर्ड है। लेकिन मैं करवाऊंगा उसको जिसको 11th तक, आज 5th है शायद, है ना, तो 5-6 दिन तुम्हारे पास है नेम रिएक्शंस के लिए, तो मैंने तुम्हें बहुत टाइम दे रखा है। 11th तक जिसको सारी रिएक्शंस याद होगी ना, मैं उसको कराऊंगा वो कन्वर्जेंस। नहीं तो तुम्हारा नॉर्मल जो जीओसी वाला काम मैंने बोला हुआ है, जीओसी के बाद सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ही ऑर्गेनिक अटेंड करेंगे, मैं सबको अटेंड नहीं कराऊंगा। वो टॉप लेवल की ऑर्गेनिक होगी, तुम्हें पता लगेगा कितनी डेप्थ है ऑर्गेनिक के अंदर। तो इसलिए 5-6 दिन का टाइम है, मैं आज रात को 4 लेक्चर तुम्हें भेज दूंगा जीओसी के, और नेम रिएक्शन में भेज चुका हूँ पहले से, डिस्टिंक्शन में और भेज दूंगा। जो अब ये 5-6 दिन लगातार नेम रिएक्शंस और डिस्टिंक्शन भेजता रहेगा वही अटेंड करेगा, वो फास्ट होगा काम। इसमें
जो 12th पास आउट वाले बच्चे जो हैं वो भी अटेंड करेंगे कुछ क्लासेस, 7-8 बच्चे जो अच्छे वाले वो अटेंड करेंगे क्लासेस। थोड़ा फास्ट होगा काम, तभी समझ आएगा अगर तुमने ये कर रखा होगा नेम एक्सचेंज और डिस्टिंक्शन। किसी को पूछना है कुछ? सर क्लास से पहले आप टेस्ट लेंगे इनका? हाँ, क्लास से पहले टेस्ट जरूर होगा एक बार। अर्नब वगैरह ने तो शायद थोड़ा बहुत किया भी हो लास्ट ईयर। अर्नब किया ना पहले लास्ट ईयर कन्वर्जेंस कुछ सर कुछ ही की थी, शुरू हुआ थी। शुरू की, मतलब ये तो कुछ याद आ रहा है, क्लोरोफॉर्म से कन्वर्जेंस स्टार्ट की थी, असेंट ऑफ हाँ सीरीज, सर डिसेंट ऑफ वो सीरीज बताया कराया था। होगा। यस। हाँ तो, हाँ तो वही वो इंपॉर्टेंट काम है बहुत, तो वही काम होना है। तो इसलिए, और वो जल्दी करवाना है, क्यों? क्योंकि उनका 3 अक्टूबर को एग्जाम है, तो वो कह रहे हैं सर एक बार रिपीट करा दो दोबारा। तो इस वजह से कराना पड़ रहा है, और मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोगों का भी फायदा हो जाए कि एक बार तुमने कर दिया है। नहीं तो ये काम मेरा नवंबर में खींचना था, नवंबर में करवाना था मेरे को। हो सकता है उस बीच में मैं थोड़े टाइम के लिए जीओसी वगैरह रोक दूं, लेकिन वो वाला काम बहुत इंपॉर्टेंट है जीओसी के। हाँ, जीओसी के अंदर ध्यान रखना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और हाइपरजेनेटिव स्ट्रक्चर्स डेली काम करो, डेली भेजो ग्रुप में जो वीडियो से कर रहे हैं बच्चे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और हाइपरजेनेटिव स्ट्रक्चर्स, फिनॉल का, नाइट्रोबेंजीन का, बेंजल्डिहाइड का, ये सारे स्ट्रक्चर्स डेली बना करके भेजो ग्रुप में जरूर, ये काम करके, ताकि जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊं तुम्हें तो तुम उसमें आंसर कर सको। देखो अभी मेहनत कर लोगे ना, ये 1.5-2 साल की बात है, जिस तरीके से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, इस तरह से अभी मेहनत कर लोगे, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने से। तुम्हें लगेगा वहाँ पेपर बहुत ईजी आया है, लेकिन अभी बात माननी पड़ेगी तुम्हें। अभी स्टार्टिंग में लाओ सारे बच्चों को मैं कह रहा हूँ, 12th वालों को तो करना ही करना है, उनके पास कोई नहीं, मतलब उनको उनको मजा आने लग जाएगा, उनको इंटरेस्ट आ जाएगा, वो अपने आप खुद से करेंगे। अब प्रेशराइज करके करोगे ना कोई काम, तो तुम्हें कभी भी, मतलब तुम अपने गोल को कभी अचीव कर ही नहीं सकते। जो तुम्हारा एम है वो कभी अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने मन से किया, मन से स्टार्टिंग में अपने आप को प्रेशराइज करना ही पड़ेगा। तुम स्टार्टिंग में तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, स्टार्टिंग में तो कोई भी चीज है, नई चीज है, तो उसमें इंटरेस्ट लाने के लिए कुछ करना पड़ता है। धीरे धीरे करके जब तुम्हें मार्क्स मिलने लग जाएंगे, उसमें इंटरेस्ट आने लग जाएगा, तो फिर तुम अपने आप खुद से करने लग जाओ। फिर 14-15 घंटे निकालना, सेल्फ स्टडी करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो यही बात होती है। जैसे अभी मैंने तुम्हें पहले भी शायद एग्जांपल दिया था, जतिन गोयल रैंक 64 है, वो कभी मतलब पढ़ाई के अलावा कुछ टच ही नहीं करता था, वो खेलना ही नहीं, कुछ भी कोई कुछ काम नहीं करना। आईआईटी दिल्ली में जब सिलेक्शन हुआ उसका, तो उसने बोला क्या कहता सर, मेरा था जब मेरे को बोला कि क्या कहते हैं सर, मेरे को मतलब जैसे सीनियर्स ले जाते थे और डांस की प्रैक्टिस कराते थे, उन्होंने कहा तेरी हाइट अच्छी है तो तेरे को जरूर करना है। तो कहता सर मैंने आज तक लाइफ में कभी नहीं किया डांस वगैरह। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कह रहा सर 2 महीने 3 महीने मेरे रोज लेक्चर मेरे मिस होते थे, और 4-4 घंटे में डांस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस तरह से चलता था काम। और उसके बाद जब मैंने एक इवेंट में पार्टिसिपेट कर लिया, कह रहा है कि उसमें कुछ अच्छा रैंक तो नहीं आया, 3rd आया था कोई आई के जब वो डांसिंग कंपटीशन वगैरह जो भी होते हैं ना, कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट किया था, इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। कह रहा सर अब उसके बाद तो कह रहा कि साहब 6-6 घंटे भी डांस करवा लो ना तो मेरे को थकानी नहीं होती है। ऐसे ऐसे कर दिया उन्होंने। तो मैं एग्जांपल तुम्हें सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि एक बार अपने आप को ना फोर्स करना पड़ता है, अपने आप को प्रेशर, नई चीज के लिए हमेशा प्रेशराइज करना पड़ता है अपने आप को। लेकिन एक बार जब तुम करने लग जाओगे ना उस चीज को, तुम खुद कहोगे सर कन्वर्जेंस और दे दो, इसके रोड मैप करवा दो, तुम्हें अपने आप मजा आने लग जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, अपने आप को प्रेशराइज करना पड़ेगा। तो यही तरीका है, मतलब किसी चीज, ये तुम्हें पता है तुम्हारे ये 2 साल इतने इंपॉर्टेंट है 11th वाले बच्चों के लिए। 12th वालों को तो टाइम कम बचा है उनके लिए। देखो ये तुम्हारे 2 साल 1.5 साल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे मतलब ये तुम्हारे करियर मेकिंग ईयर्स है। ये दोनों 1.5-2 साल जो तुमने अभी नर्सरी से लेकर 10th तक पढ़ाई की है ना, वो सारा अब उसका निचोड़ निकलना है पूरा। जो तुम्हारा एग्जाम होना है आईआईटी मेंस का या नीट का, या तो अभी तुम एंजॉय कर लो, या लाइफ का अगला पार्ट जो है वो एंजॉय कर लो। अगला पार्ट अगर एंजॉय करना है तो ये 1.5 साल मेहनत कर लो, बस सिर्फ 1.5 साल मेहनत करनी है ढंग से। पढ़ाई में लगे रहो बिल्कुल ढंग से, 30-40 मिनट शरीर को दो अपने, थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लिया, और बाकी टाइम पढ़ाई। बस सिर्फ एक चीज तो स्किप करना ही करना है। जो सबसे ज्यादा दिक्कत जो पेरेंट्स के फोन आता है ना, तो सिर्फ एक ही लाइन होती है कि सर ये मोबाइल फोन है, जो इससे जो गेम्स वगैरह खेलते हैं, गेम्स और चैटिंग, 2 चीजें सिर्फ। ये तुम्हारे लिए पॉइजन है, इसको छोड़ दो बस तुम। 6 घंटे से ज्यादा की कोई बच्चा अगर 5 घंटे भी सोता है, उसने अगर अपना रूटीन बना लिया तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम कोई लेबर वाला काम तो करते नहीं हो, तो अगर तुम 5 घंटे 6 घंटे सो रहे हो, इससे ऊपर नहीं सोना है बिल्कुल। बाकी सब तुम अपना लगे रहो, काम करो ढंग से, मेहनत करो। मैं भी, मेरे को देखो जब मेरे को मौका मिलता है ना, मैं तुम्हें ट्राई करता हूँ कि जितना हो सके मैक्सिमम तो बता सकूं केमिस्ट्री में। इतनी क्लासेस कहीं कोई नहीं लेगा। मैं अपना ट्राई करता हूँ कि बस तुम्हें इतना इतना पता लग जाए ना केमिस्ट्री में, तुम्हारा अपना इंटरेस्ट आ जाए। और अकेला मैं
केमिस्ट्री के थ्रू ही ना तुम्हारा बाकी सब्जेक्ट, एक बार तुम्हारे मार्क्स आने लग गए ना केमिस्ट्री में ही, तुम दूसरा सब्जेक्ट अपने आप ऑटोमेटिकली पढ़ने लग जाओ, तुम्हारा इंटरेस्ट अपने आप ही आ जाएगा। इतने लेवल पे तुम कोई भी चैप्टर तुम्हें पढ़ाया मैंने ट्राई यही करता हूँ कि तुम्हारा 1% भी लॉस ना हो मेरी तरफ से, तो बिल्कुल भी ना हो कि मैंने अपनी तरफ से कोई छोड़ दिया टॉपिक, कुछ स्किप हो गया। इतने बच्चे पढ़ के आते हैं, मतलब 2-2 साल कोटा तक पढ़ के आते हैं, फिर वो भी मेरे पास पढ़े हैं, तो उन्होंने कहा सर हमें आपके पास बहुत सही चीजें सुनने को मिलती हैं कि हमें पता चलता है कि कोटा में हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक केमिस्ट्री अकेले पढ़ाने के लिए 8-8 टीचर, 9-9 टीचर पढ़ाते हैं। फिजिकल के टीचर 4-5 अलग लगे हुए हैं, इनऑर्गेनिक के लिए 2-3 टीचर अलग लगे हैं, ऑर्गेनिक के लिए अलग लगे हैं। मैं तुम्हें ट्राई यही करता हूँ कि मैक्सिमम तुम्हें अपनी तरफ से बता सकूं सारा, लेकिन तुम्हें मतलब फाइनली तुम्हें करना है, एग्जाम में तुम्हें बैठना जाकर। तो अभी ये 1-1.5 साल ना पूरा अपना ताकत लगा दो और निकाल लो काम। अगर अगला हाफ लाइफ का तुम्हें अपना एंजॉय करना है ढंग से, मजा आए तुम्हें लाइफ में कि तुम अपनी लाइफ जी रहे हो, अगर तुम्हें वही लगना है कि सुबह 7 बजे घर से निकले और रात को 12 बजे घर आ रहे हो, वो वाला काम करना है, तो वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है। अभी इतना पूरी मेहनत कर लो ढंग से, तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा ये। सही ना? अभी मेरी 7-8 दिन बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, मैं बीच में, तुम्हें लग भी रहा होगा, मैं बीच में कई बार बोलना बंद कर देता हूँ। मैं उस समय अपने पास मेरे मतलब कि मेडिसिन वगैरह रहती है, गर्म पानी रहता है, मैं वो पीता रहता हूँ, फिर तुम्हें पढ़ाता रहता हूँ साथ साथ। तो यही करना होता है, काम काम तुम्हें भी अपना ऐसे ही करना है। हर एक कोई अपना काम ऐसे करने लग जाएगा ना, मतलब तुम्हें स्किप नहीं करना है कभी भी, तो फिर तुम अपने आप ही तुम्हें सक्सेस मिलेगी, तुम्हारा गोल अचीव कर लोगे। चलो अपना काम करना ढंग से, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।